नमस्कार साथियों, जय भीम। आप सुन रहे हैं जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम डॉक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी ऐतिहासिक पुस्तकों को आप तक ऑडियो के रूप में पहुंचा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं उनकी बेहद महत्वपूर्ण कृति रुपये की समस्या, उसका उद्भव और उसका समाधान, अध्याय 1 का पहला भाग। भाग 1, परिचय, मुद्रा मानकों की भूमिका और दोहरे धातु मानक की अवधारणा। इस भाग में हम समझते हैं कि मुद्रा मानक किसे कहते हैं, दोहरे धातु मानक का तात्पर्य क्या है और क्यों यह विषय भारत के आर्थिक इतिहास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मुद्रा क्या है? शायद यह सवाल सुनने में सरल लगे, पर वास्तव में यह इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और जनता की सोच से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी राष्ट्र की मुद्रा की बात करते हैं, तो उसका मतलब केवल सिक्कों या नोटों से नहीं होता। मुद्रा दरअसल उस मानक की बात करती है जिस पर वह अर्थव्यवस्था आधारित होती है। यह मानक ही तय करता है कि उस मुद्रा का मूल्य क्या होगा और वह मूल्य किस पर आधारित है, चांदी पर, सोने पर या किसी अन्य आधार पर। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक लगभग सभी राष्ट्र किसी न किसी धातु पर आधारित मुद्रा प्रणाली अपनाए हुए थे। इन्हें धातु मानक प्रणाली, मेटेलिक स्टैंडर्ड कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य किसी कीमती धातु जैसे कि सोना, गोल्ड या चांदी, सिल्वर में मापा जाता था। अब बात आती है दोहरे धातु मानक की। यह वह प्रणाली थी जिसमें एक साथ दो धातुएं, सोना और चांदी, देश की मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती थीं। इसे अंग्रेजी में बिमेटलिज्म कहा जाता है। इस प्रणाली में सरकार यह तय करती थी कि एक निश्चित मात्रा की चांदी का मूल्य एक निश्चित मात्रा के सोने के बराबर होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि सरकार तय करती थी कि 15 ग्राम चांदी का मूल्य 15 ग्राम सोने के बराबर होगा, चांदी शीर्ष 1 ग्राम सोना, तो यह दर स्थिर मानी जाती थी और इस पर ही सिक्कों का निर्माण होता था। शुरुआत में यह व्यवस्था कई देशों के लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि इससे सरकारों को दोनों धातुओं का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता मिली। जब एक धातु महंगी हो जाती थी, तो दूसरी को इस्तेमाल कर मुद्रा चलाई जा सकती थी। परंतु यह व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से जितनी आकर्षक लगती थी, व्यवहार में उतनी ही जटिल थी। क्यों? क्योंकि सोना और चांदी दोनों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वतंत्र रूप से बदलती रहती थीं। सरकार भले ही दोनों के बीच एक कृत्रिम अनुपात तय कर दे, लेकिन जब बाजार में इनकी वास्तविक कीमतें इस तय अनुपात से भिन्न होतीं, तो एक धातु का उपयोग बंद हो जाता और दूसरी ही मुद्रा के रूप में प्रचलित हो जाती। इसे हम आगे चलकर विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले समझें कि भारत ने इस दोहरे धातु मानक को कैसे अपनाया और फिर क्यों एक समय के बाद केवल चांदी ही उसकी मुद्रा का आधार बन गई। भाग 2, भारत में दोहरा धातु मानक कैसे लागू हुआ। इस भाग में हम देखेंगे कि भारत में दोहरा धातु मानक कैसे कानूनी रूप से लागू किया गया, ब्रिटिश सरकार ने किस नीति के तहत चांदी और सोने को मुद्रा के रूप में स्थापित किया और इसका आर्थिक प्रभाव क्या हुआ। अब आइए गहराई से समझते हैं कि भारत में दोहरा धातु मानक कैसे आया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था। आर्थिक नीतियां अब भारत की जनता के हित में नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के हित में बनाई जाती थीं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए जो मुद्रा नीति तय की, वह यूरोप में प्रयोग में लाई जा रही मुद्रा नीतियों से काफी अलग थी। जबकि इंग्लैंड ने बहुत पहले ही अपने देश में स्वर्ण मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया था, भारत में दोहरा धातु मानक, बिमेटलिज्म की नीति अपनाई गई, कम से कम कानून की दृष्टि से। सन 1835 में ब्रिटिश संसद ने एक नया मुद्रा अधिनियम पारित किया, जिसे द कॉइनेज एक्ट ऑफ 1835 कहा गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में नई प्रकार की मुद्रा प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि चांदी का 1 रुपया, जिसका वजन लगभग 180 ग्रेन या लगभग 11.6 ग्राम था, भारत की मूल मुद्रा होगी। सोने के सिक्के, विशेष रूप से मोहर, को भी कानूनी मान्यता दी गई, परंतु इनका व्यवहार सीमित रहा।
कागजों में यह नीति दोहरे धातु मानक की तरह प्रतीत होती थी, यानी सोना और चांदी दोनों को मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन व्यवहार में सिर्फ चांदी के सिक्के ही प्रचलन में थे। आम जनजीवन में दुकानों, बाजारों, कर वसूली और मजदूरी भुगतान में लगभग पूरी तरह चांदी का ही प्रयोग होता था। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर हमें उस समय की मुद्रा ढलाई नीतियों और बाजार की सच्चाई में मिलता है। ब्रिटिश सरकार ने भले ही दोनों धातुओं को वैध मुद्रा घोषित किया हो, परंतु सोने के सिक्कों की ढलाई, माइंटिंग बहुत सीमित रखी गई। दूसरी ओर चांदी के सिक्कों की ढलाई हर जगह हो रही थी, जिससे चांदी की उपलब्धता अधिक थी और लोगों में उसी पर विश्वास जम गया। फिर एक और महत्वपूर्ण कारण था मूल्य निर्धारण, वैल्यूएशन का फर्क। सरकार ने तय किया कि 15 चांदी के सिक्के, एक सोने का सिक्का, लेकिन यह अनुपात यथार्थ बाजार मूल्य से मेल नहीं खाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह अनुपात कभी 14 से 1 होता, कभी 16 से 1। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही सोने का वास्तविक मूल्य सरकारी अनुपात से अधिक हुआ, लोगों ने सोने को चलन से बाहर कर दिया, क्योंकि उसे पिघलाकर और व्यापार में इस्तेमाल करने में ज्यादा लाभ होने लगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रेशम की नियम, यानी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। इस सैद्धांतिक अवधारणा का सरल मतलब है कि जब दो प्रकार की मुद्रा प्रचलन में हों और दोनों को समान मूल्य पर स्वीकार किया जाए, तो लोग अच्छी और मूल्यवान मुद्रा को बचाकर रखते हैं और कम मूल्य वाली मुद्रा को खर्च करते हैं। यही भारत में हुआ। लोगों ने सोने को जमा करना शुरू किया और चांदी को खर्च करना। धीरे धीरे सोना चलन से गायब हो गया और केवल चांदी की ही एकमात्र मुद्रा रह गई। इस प्रकार भारत कानून की दृष्टि से भले ही दोहरे धातु मानक पर था, परंतु व्यवहार में वह पूर्ण रूप से चांदी मानक पर निर्भर हो चुका था। अब प्रश्न यह उठता है कि चांदी के इस एकाधिकार के क्या परिणाम हुए? क्या यह व्यवस्था टिकाऊ थी? इसका उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा। अगला भाग, चांदी के प्रभुत्व का काल। भाग 3, चांदी के प्रभुत्व का काल। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे चांदी भारत की मुद्रा प्रणाली पर पूर्ण रूप से हावी हो गई और यह प्रभुत्व कितने लंबे समय तक बना रहा। साथ ही देखेंगे कि किस प्रकार चांदी के मूल्य में अस्थिरता ने भारत को प्रभावित करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब दोहरे धातु मानक की नींव डाली गई थी, तो भारत व्यवहारिक रूप से एक चांदी मानक, सिल्वर स्टैंडर्ड पर आ चुका था। धीरे धीरे यह मानक एकमात्र वैध मुद्रा प्रणाली में तब्दील हो गया। 1840 से 1870 तक का काल चांदी के लिए एक प्रकार का स्वर्ण युग था, कम से कम भारत की मुद्रा प्रणाली में। इस समय चांदी के सिक्कों की ढलाई पूरे जोरों पर थी। सभी कर, टैक्सेस, मजदूरी, व्यापारिक विनिमय सब चांदी में होते थे। सरकार की आमदनी और खर्च दोनों चांदी में दर्ज होते थे। लोगों के मन में चांदी की मुद्रा के प्रति भरोसा दृढ़ था। चांदी से जुड़े इस युग में भारत एक स्थिर मुद्रा व्यवस्था में प्रवेश करता दिखता था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, स्थिरता लंबे समय तक नहीं टिकती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की मांग और आपूर्ति में आने वाले बदलावों ने चांदी के मूल्य को धीरे धीरे अस्थिर करना शुरू किया। यह प्रक्रिया पहले धीमी थी, लेकिन इसके संकेत स्पष्ट थे। क्या हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे कई देशों ने एक के बाद एक चांदी को छोड़कर स्वर्ण मानक अपनाना शुरू कर दिया। खासकर जर्मनी ने 1871 में फ्रेंको प्रशियन युद्ध के बाद चांदी को त्याग कर गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया। इससे हुआ यह कि चांदी की अंतर्राष्ट्रीय मांग घटने लगी। वहीं भारत और चीन जैसे देश अभी भी चांदी मानक पर टिके थे। इससे चांदी का मूल्य गिरने लगा, क्योंकि वह अब ज्यादा देशों में वैध मुद्रा नहीं रह गई थी। अब स्थिति यह थी कि जिस धातु पर भारत की पूरी मुद्रा प्रणाली टिकी हुई थी, उसका मूल्य गिर रहा था, लेकिन भारत के पास स्वर्ण मानक पर जाने का कोई रोडमैप नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा था कि चांदी एक स्थायी, सस्ता और भारतीय उपनिवेश के अनुकूल उपाय रहेगा, लेकिन जैसे ही यह धातु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रासंगिक होती गई,
भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। परंतु उस समय तक भारत की मुद्रा प्रणाली इतनी एकरूपता से चांदी पर निर्भर हो चुकी थी कि सरकार को अचानक बदलाव करने में कठिनाई हो रही थी। जनता का भी विश्वास पूरी तरह से चांदी के सिक्कों पर था। कोई भी व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता था कि चांदी का मूल्य कभी गिर सकता है, क्योंकि वह तो वर्षों से हर आर्थिक व्यवहार की आधारशिला रही थी। बाबा साहेब अंबेडकर इस स्थिति को अत्यंत गंभीर मानते हैं। उनकी दृष्टि में यह सिर्फ एक आर्थिक या तकनीकी समस्या नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीति का सीधा परिणाम थी, जिसमें भारतीयों को मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से अलग थलग रखा गया। यह चांदी का प्रभुत्व, जो कि पहली नजर में स्थिर और व्यवस्थित दिखाई देता था, दरअसल भारत को एक आर्थिक दलदल में फंसाने वाली नीति थी, जिसका मूल्य भारतीय जनता को भारी महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और वैश्विक व्यापार में असमानता के रूप में चुकाना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है भारत में मुद्रा अस्थिरता का युग। अगला भाग होगा मुद्रा की अस्थिरता की शुरुआत, भाग 4। मुद्रा की अस्थिरता की शुरुआत। इस भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार चांदी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आई, भारत के रुपये का मूल्य कैसे डगमगाने लगा और इसका असर भारतीय व्यापार, सरकारी बजट और जनता पर किस प्रकार पड़ा। 1873 यह वर्ष एक टर्निंग पॉइंट था, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व की मुद्रा व्यवस्था के लिए भी। इसी वर्ष अमेरिका ने चुपचाप एक कानून पारित किया, जिसे इतिहास में क्राइम ऑफ 1873 कहा गया। इस अधिनियम के माध्यम से अमेरिका ने चांदी को वैध मुद्रा की सूची से बाहर कर दिया। इसका असर बहुत गहरा हुआ। इसके बाद जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने भी एक एक करके चांदी को त्याग दिया और स्वर्ण मानक को पूरी तरह अपना लिया। दुनिया के प्रमुख व्यापारिक देश अब केवल सोने पर आधारित मुद्रा प्रणाली चलाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि चांदी की अंतर्राष्ट्रीय मांग अचानक गिर गई। बाजार में चांदी का मूल्य तेजी से गिरने लगा। भारत, जो पूरी तरह चांदी मानक पर टिका था, इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रुपये का अवमूल्यन शुरू होता है, चूंकि भारत की मुद्रा, रुपया, पूरी तरह चांदी में आधारित था। जब चांदी की कीमत गिरी, तो रुपये की अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी गिर गई। उदाहरण के लिए, यदि पहले 1 रुपया बराबर था 1 शिलिंग 6 पेंस ब्रिटिश मुद्रा में के बराबर होता था, अब वही रुपया 1 शिलिंग या उससे भी कम हो गया। यह गिरावट धीमी नहीं थी, यह लगातार और खतरनाक रूप से बढ़ती गई। इससे क्या असर हुआ? एक सरकारी घाटा बढ़ा। भारत को ब्रिटिश सरकार को हर वर्ष होम चार्ज के नाम पर बड़ी राशि भेजनी होती थी, यानी भारत से इंग्लैंड को पैसा, जो उनकी प्रशासनिक और सैन्य लागतों के लिए होता था। यह राशि सोने में चुकानी होती थी। अब जब रुपया गिर रहा था, तो जितना रुपया पहले पर्याप्त होता था, अब उससे कई गुना ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते थे। इससे भारत सरकार का बजट बुरी तरह असंतुलित हो गया। 2. आयात महंगा हो गया। चूंकि बाकी दुनिया सोने पर आधारित थी और भारत चांदी पर, तो भारत को विदेशी माल खरीदने के लिए ज्यादा रुपये चुकाने पड़ते थे। विदेशी व्यापार घाटे में चला गया। 3. निजी व्यापारियों को नुकसान। भारत के व्यापारियों को भी एक समान विनिमय दर नहीं मिल रही थी। उन्हें कभी 1 रुपया 1 शिलिंग मिलता, तो कभी 10 पेंस। इससे व्यापार में अनिश्चितता और घाटा बढ़ा। 4. जनता पर महंगाई का बोझ। चांदी की कीमत गिरने से मुद्रा की क्रय शक्ति घटी। आम लोगों के लिए आयातित सामान, कपड़े, दवाइयां, मशीनरी, सब कुछ महंगा होता गया। बाबा साहेब ने इसे स्पष्ट शब्दों में एक आर्थिक आपदा बताया है। उनके अनुसार यह अस्थिरता सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की मुद्रा नीति में गहरी खामियों का परिणाम थी। और यह खामियां जानबूझकर उस देश पर थोपी गई थीं जो गुलाम था और जिसे स्वयं अपनी मुद्रा नीति तय करने का अधिकार नहीं था। इस गिरती हुई चांदी की व्यवस्था को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई अस्थायी उपाय किए, लेकिन वे सब नकली मरहम थे, स्थायी इलाज नहीं। यह अस्थिरता आने वाले दशकों में और गहराती गई और भारत को एक सशक्त, स्थिर, आधुनिक मुद्रा प्रणाली की सख्त जरूरत थी। अगला भाग होगा स्वर्ण मानक देशों और भारत में असंतुलन।
भाग 5 स्वर्ण मानक। देशों और भारत में असंतुलन। इस भाग में हम जानेंगे कि जब दुनिया के बड़े राष्ट्र स्वर्ण मानक अपना चुके थे, तब भारत के चांदी मानक में फंसे रहने से वैश्विक व्यापार, राजस्व भुगतान और मुद्रा विनिमय में कितना बड़ा असंतुलन पैदा हुआ। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में एक ऐसा दृश्य बनने लगा था जिसमें पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बंटती जा रही थी। एक ओर थे वे राष्ट्र जिन्होंने स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया था, जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। दूसरी ओर था भारत, एक विशाल उपनिवेश जो अब भी चांदी मानक सिल्वर स्टैंडर्ड पर टिका था। यह असमानता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि व्यवहारिक रूप से भारत के लिए विनाशकारी साबित हो रही थी। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट में अस्थिरता। जब भारत और बाकी दुनिया 2 अलग-अलग धातु मानकों पर आधारित थे, तो 1 रुपये की अंतर्राष्ट्रीय कीमत हर दिन बदलती रहती थी। आज वह 1 शिलिंग हो सकता था, कल 10 पेंस और परसों 9 पेंस। इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ा। पहला, विदेश व्यापार पर असर। भारतीय व्यापारी जब यूरोप से सामान आयात करते थे, तो उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता था क्योंकि रुपया हर दिन गिर रहा था। उनका मुनाफा घटा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत पिछड़ गया। 2, सरकारी लेन देन में घाटा। भारत सरकार को ब्रिटिश क्राउन को हर वर्ष बड़ी राशि भेजनी होती थी, जिसे होम चार्ज कहा जाता था। चूंकि यह भुगतान सोने में होता था और भारत के पास था गिरते मूल्य वाला चांदी रुपया, तो सरकार को अधिक मात्रा में रुपए इकट्ठा करने पड़ते थे, जिससे टैक्स बढ़ाए गए और जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। 3, मुद्रास्फीति का खतरा। रुपये की क्रय शक्ति गिरती जा रही थी, यानी एक ही रुपये में पहले जितना सामान मिलता था, अब वह कम मिलता था। इससे मूल्य वृद्धि, इन्फ्लेशन का दौर शुरू हुआ और जनसामान्य की जिंदगी और कठिन होती चली गई। 4, मजदूर वर्ग और निम्न वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान, जिनकी आय स्थिर थी पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थीं, वे सबसे अधिक पीड़ित हुए। यहीं से बाबा साहेब का दृष्टिकोण और अधिक सामाजिक होता चला गया, क्योंकि इस मुद्रा असंतुलन का भार अंततः श्रमिक वर्ग और दलित जनता के कंधों पर पड़ा। यह अंतर कैसे मिटाया जा सकता था? बाबा साहेब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब विश्व की अर्थव्यवस्था स्वर्ण मानक पर जा रही थी, तब भारत को चांदी मानक पर बनाए रखना केवल एक आर्थिक भूल नहीं, बल्कि एक औपनिवेशिक षड्यंत्र था। भारत को स्वर्ण मानक अपनाने से रोका गया क्योंकि ब्रिटेन को भारत से सस्ता रुपया चाहिए था। सस्ते कच्चे माल की जरूरत थी जो अवमूल्यन हुए रुपये से खरीदा जा सकता था। ब्रिटेन को अपने व्यापार घाटे की भरपाई भारत के राजस्व से करनी थी। इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारत को एक मुद्राबंदी गृह, करेंसी प्रिजन बना दिया था, जहां वह विश्व से कट चुका था और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित था। बाबा साहेब इस असंतुलन को भारत के शोषण का सबसे परिष्कृत उपकरण मानते हैं और यही कारण है कि इस पुस्तक में उन्होंने मुद्रा सुधार को केवल तकनीकी नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया है। अगला भाग होगा समाप्ति, भाग 6। समाप्ति, भारत का चांदी मानक पर निर्भर हो जाना। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे भारत दोहरे धातु मानक की कल्पना से पूरी तरह चांदी आधारित हकीकत में तब्दील हो गया और यह रूपांतरण किस प्रकार औपनिवेशिक नियंत्रण और जनता के आर्थिक शोषण का एक ठोस आधार बना। 1880 के दशक तक आते आते भारत में चांदी का ऐसा वर्चस्व हो चुका था कि अब कोई भी व्यक्ति, न व्यापारी, न अफसर, न मजदूर, सोने को मुद्रा के रूप में देख भी नहीं पाता था। सरकारी लेन देन, सैनिकों की तनख्वाह, कर वसूली, व्यापारिक भुगतान, सब कुछ चांदी में। यह व्यवस्था अब एक ऐसी वास्तविकता बन चुकी थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन क्या यह भारत की स्वतंत्र नीति थी? बिल्कुल नहीं। यह एक लंबी और योजनाबद्ध नीति का परिणाम था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने सोने की ढलाई पर रोक लगाई, चांदी के सिक्कों को खुले रूप से जारी किया और सोने की कीमत का कृत्रिम अनुपात तय करके उसे बाजार से गायब कर दिया। इस नीति ने धीरे धीरे भारत को एकतरफा मुद्रा ढांचे में बांध दिया, एक ऐसा ढांचा जो न तो वैश्विक विनिमय में फिट बैठता था
और न ही देश के भीतर आर्थिक स्थिरता दे पाता था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस स्थिति में भारत की आर्थिक आजादी लगभग खत्म हो गई थी। मुद्रा तो थी, पर वह बाजार में गिरती हुई, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में असमर्थ और प्रशासनिक रूप से असंतुलित। रुपये की गिरती कीमतों ने गरीब को और गरीब बनाया, श्रमिक की मेहनत का मूल्य घटाया और उपनिवेशी सरकार को जनता की जेब से अपनी जरूरतें पूरी करने की छूट दे दी। इस पूरी प्रक्रिया को अम्बेडकर आर्थिक गुलामी का आधुनिक संस्करण मानते हैं। इस अध्याय का सार यह है, भारत, जो कभी दोहरे धातु मानक की परिकल्पना पर खड़ा किया गया था, धीरे धीरे पूरी तरह चांदी मानक पर निर्भर हो गया। और जैसे ही चांदी की वैश्विक हैसियत गिरी, भारत भी एक अस्थिर, असंतुलित और अन्यायपूर्ण मुद्रा व्यवस्था में फंसता चला गया। बाबा साहेब इस पूरे अध्याय में यह सिद्ध करते हैं कि मुद्रा केवल एक आर्थिक यंत्र नहीं है, यह शासन का औजार है। और जब कोई उपनिवेश अपनी मुद्रा नीति तय नहीं कर सकता, तो वह अपनी आर्थिक और राजनीतिक नियति भी नहीं तय कर सकता। इसी के साथ अध्याय 1 दोहरे धातु मानक से चांदी मानक तक समाप्त होता है। जय भीम साथियों। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज्ञान हर घर तक पहुंचे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा में विश्वास रखता है। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, यह है ज्ञान का आंदोलन। जय भीम।